ओके स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने डीएनए केमिकल स्ट्रक्चर का पार्ट डिस्कस किया था, राइट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन आज डिस्कस करेंगे। बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आप अब तक ले चुके हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का मेन होता है डीएनए का डबल होना, जीनोम का डबल होना, डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए की कॉपी। कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, यानी डीएनए या जीनोम का डुप्लीकेशन, क्लोनिंग, डबलिंग, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। डीएनए या जीनोम का डुप्लीकेशन होना, उसकी क्लोनिंग होना और उसकी डबलिंग होना, ये डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग है। करेक्ट बच्चों? इसे अपन डीएनए पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है इस प्रोसेस में, यानी डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होता है। इज दैट क्लियर? पॉलीमराइजेशन का मतलब न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, आप देखो बच्चों, इसके अंदर कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहली चीज कि डीएनए रेप्लिकेशन करता कौन है? तो डीएनए रेप्लिकेशन करता है डीएनए पॉलीमरेज। अदर एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं, बट पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस बाय पॉलीमरेज, और चूंकि डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो इस एंजाइम को बोलेंगे अपन डीएनए पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर? इसके अलावा बेटा कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कब होता है ना? तो ये होता है जो सेल साइकिल है उसकी एक स्टेज आती है इंटरफेज, और इंटरफेज की भी एक स्टेज आती है एस स्टेज। एस बोले तो सिंथेसिस, यानी इंटरफेज की एस स्टेज जो होती हैं उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, राइट। यानी डिवीजन से पहले, यानी ये बिफोर डिवीजन होगा, ये बिफोर डिवीजन फेज। सेल के डिवाइड होने से पहले ही डीएनए डबल हो जाता है। सेल के डिवाइड होने से पहले ही डीएनए डबल हो जाता है। इस चीज को समझिएगा कि ये एक सेल है और उसमें ये डीएनए है, राइट। पहले ही एस फेज में ये डबल हो जाएगा। एस फेज अगर आएगी तो ये डीएनए डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेल जब डिवाइड होगी तो इसकी कॉपी इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, राइट। इक्वल अमाउंट में डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी डिवीजन फेज से पहले ही डीएनए डबल हो जाता है, राइट। और कौन सी स्टेज? एस स्टेज पे आता है। इसके बाद देखो जो रेप्लिकेशन है वो 99.9% एररलेस होता है, यानी इसमें कोई एरर नहीं होते, लेकिन इसमें लगभग 1% एरर भी आ सकते हैं, और वो जरूरी है किसके लिए बेटा? नेसेसरी फॉर स्पीसिएशन यानी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए भी ये चीज जरूरी है। कुछ एरर होना चाहिए, कुछ एरर होगा तभी वेरिएशन आएगी और एवोल्यूशन होगा। ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, जो अपने आप म्यूटेशन होता है, वो ये एरर की वजह से होता है, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन जो है बच्चे वो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर बहुत बार डायग्रामेटिकली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या डायरेक्शन होती है? 5' to 3' डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को समझना भी जरूरी है। जैसे ये डीएनए है, ठीक है, एक स्ट्रैंड 3' to 5' और एक स्ट्रैंड 5' to 3', यही है ना।
अब बच्चे क्या समझते हैं, ज्यादातर ये मानना है स्टूडेंट्स का कि डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है 5 days to 3 days। तो बच्चे ये कहते हैं कि इस तरह से होगा रेप्लिकेशन, ये 5 days से 3 days, ये 5 days से 3 days, इस तरह से होगा, जबकि ये रॉन्ग है, ये गलत है। तो ये डायरेक्शन नहीं है, रेप्लिकेशन की डायरेक्शन बता रहे हो आप। रेप्लिकेशन का मतलब जो नया स्ट्रैंड बन रहा है आपको उसकी डायरेक्शन बतानी है, राइट। तो देखो क्या होगा, इस चीज को समझिए। जैसे कि ये डीएनए है, 5 days to 3 days, 3 days to 5 days। तो अब आप इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे वो समझिएगा जरा। इसकी डायरेक्शन आपको इस तरह से बतानी है कि जब रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो ये वाला 3 days है, इसके सामने क्या आएगा 5 days है, और ये 5 days है, इसके सामने क्या आएगा 3 days। तो ये वाली डायरेक्शन होगी। इसी तरह इसकी देखो 3 days के सामने 5 days, 5 days के सामने 3 days, तो ये वाली डायरेक्शन है। एंड दिस इज राइट, करेक्ट। तो आपको नए बनने वाली स्ट्रैंड की डायरेक्शन बतानी है, समझ गए ना बात। तो ये रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है 5 days to 3 days डायरेक्शन। यहां तक बात समझ आ गया आपको? बड़ी छोटी बात हमने की है, बेसिक बातें की है हमने। रेप्लिकेशन का मीन है जीनोम का डुप्लीकेशन होना, क्लोनिंग होना या डबलिंग होना। इसमें पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, मतलब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और ये कार्य डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है। ये सेल साइकिल की इंटरफेज की एस स्टेज में होता है। 99.9% और भी ज्यादा एररलेस होता है। मोस्टली ये कुछ 0.1% के अराउंड लगभग एरर आते हैं, और वो जरूरी है वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए, तभी तो एवोल्यूशन संभव हुआ, नहीं तो हम आज भी शायद हमारे ओल्ड पेरेंट्स की तरह होते, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन 5 days to 3 days डायरेक्शन होती है। तो इसका सही आपको समझना जरूरी है कि डायरेक्शन का सही मतलब क्या है, ये डायरेक्शन का सही मतलब। इज दैट क्लियर, राइट? ओके। अब देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट थे डलबर्ग, क्या नाम था? डलबर्ग। वो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो डलबर्ग साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसके लिए उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी। ऐसा सोचा था, उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो 3 तरह का हो सकता है। उसमें उन्होंने बताया नंबर 1 कंजर्वेटिव टाइप रेप्लिकेशन, ठीक है। सेकेंड उन्होंने बताया सेमी कंजर्वेटिव टाइप, और थर्ड बताया बच्चे उन्होंने डिस्पर्सिव टाइप। तो डलबर्ग की ये हाइपोथेसिस थी, उनके अकॉर्डिंग ऐसी उनका थॉट था ये कि जो रेप्लिकेशन है वो 3 तरह का हो सकता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि वास्तव में कौन सा होगा, और फिर इन तीनों का मीनिंग क्या है। पहले तो हम इन तीनों का मीनिंग जान लेते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो डीएनए है, राइट बच्चों, ये 3 days to 5 days, 5 days to 3 days, ये पेरेंट स्टेट है दोनों, ये पेरेंट डीएनए। टेम्पलेट वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, ये टेम्पलेट स्टेट है। टेम्पलेट का मतलब पेरेंट स्टेट होता है। T represent here for template, P represent for parent state, करेक्ट। तो अब ये कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या कहता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्टेट अलग अलग हो जाएंगे, दोनों स्टेट अलग अलग हो जाएंगे। तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं हम इस तरह से, ये दोनों अलग अलग हो गए। 5 days to 3 days, 3 days to 5 days, दोनों सेपरेट हो गए। फिर ये कह रहे हैं कि नया डीएनए बनेगा, ये वाला नया डीएनए बनेगा, यहां भी नया डीएनए बनेगा, ये न्यू डीएनए बनेगा, एंड रिप्रेजेंट फॉर न्यू। लेकिन एट लास्ट क्या होगा कि पेरेंट वापस जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, और जो नया स्ट्रेन बना है वो वापस जुड़ जाएगा इस तरह से आपस में, ठीक है ना। ये न्यू स्ट्रेन बना और ये पेरेंट। कहने का मतलब कंजर्वेटिव का मतलब होता है संरक्षित, प्रोटेक्टेड, एज इट इज,
यानी जो पेरेंट था वो पेरेंट मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा और जो बनने वाले नए होंगे वो अलग से जुड़ेंगे, राइट। यानी पेरेंट में कोई चेंज नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज नॉन एज कंजर्वेटिव। मतलब एक डीएनए से जब दो कॉपी बनेगी तो एक पूरी पेरेंट की होगी और एक पूरी न्यू होगी, एक कंप्लीटली पेरेंट होगा और एक कंप्लीटली न्यू होगा। दैट इज कंजर्वेटिव, राइट। यानी आफ्टर द सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए सिंथेसिस and after the synthesis of new DNA, finally parent strands are reorganized, rearranged and new strands are arranged with each other. Okay, so this kind of replication is known as conservative type replication. Now semi conservative, जब आप कंपेयर करोगे तो आपको कंजर्वेटिव और बढ़िया समझ आ जाएगा। सेमी कंजर्वेटिव ये कहता है, सेमी मतलब आधा, है ना। तो अब देखिए इससे क्लियर होगा आपको। देखो ये 5 days to 3 days, 3 days to 5 days, दिस इज पेरेंट, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, राइट। पेरेंट यानी टेम्पलेट। अब ये कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग होंगी, कर दीजिए दोनों को अलग अलग, 5 days to 3 days, 3 days to 5 days, ठीक है, दोनों सेपरेट हो गए। अब ये कह रहे हैं नए डीएनए बनेंगे, बिल्कुल नए बना दीजिए, इस तरह से ये नया डीएनए बन गया। लेकिन देखिए जरा क्या हो रहा है, देखो ये पेरेंट स्ट्रैंड, ये न्यू, ये पेरेंट, ये न्यू, मतलब समझ आया। रेप्लिकेशन के बाद जब दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे तो उनमें एक डीएनए का एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा और एक नया होगा, एक पेरेंट का होगा और एक नया होगा। ऐसा नहीं है कि पेरेंट आपस में जुड़ जाएं और नया आपस में जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी जो न्यू डीएनए बनेगा उसमें एक पेरेंट का होगा और एक नया स्ट्रैंड होगा, राइट, इस तरह से। ये है सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन, करेक्ट। नाउ डिस्पर्सिव तो ये कहता है कि डीएनए जो है उसका डीएनए का पहले फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब डीएनए फ्रेगमेंट में टूटेगा और बाद में न्यू डीएनए सिंथेसिस होता है, न्यू डीएनए फ्रेगमेंट बनेंगे। यानी डीएनए मेल्ट नहीं होगा, डीएनए के फ्रेगमेंट बनेंगे, फ्रेगमेंट लाइक दिस, अलग अलग होना है ना, इस तरह से। ऐसा नहीं कि ये दो डीएनए स्ट्रैंड है तो ये दोनों यूं अलग हो जाए, ऐसा नहीं, फ्रेगमेंटेशन होंगे, राइट, इस तरह से, है ना। और बाद में एक पेरेंट फ्रेगमेंट आएगा, फिर नया फ्रेगमेंट आ जाएगा, पेरेंट फ्रेगमेंट आ जाएगा, नया फ्रेगमेंट आ जाएगा, इस तरह से, करेक्ट। अब वास्तव में ये जानना है हम लोगों को कि रेप्लिकेशन रियल में कौन सा है, कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका यूनिवर्सल मॉडल ये कहता है कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, ना ही तो कंजर्वेटिव टाइप का, ना ही डिस्पर्सिव टाइप का। रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप, इज दैट क्लियर। लेकिन अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे से, प्रूफ तो दीजिए ना कि सेमी कंजर्वेटिव होता है कि नहीं होता। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो ये प्रूव करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप एप्लीकेशन, राइट। तो इसके लिए अपन कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो यहां तक समझ आ गया आपको अच्छे से। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए की कॉपी बनना। रेप्लिकेशन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज, राइट। और 3 टाइप की हाइपोथेसिस थी जो डलबर्ग ने दी थी, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। फाइनली ये जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन उसका प्रूफ देने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं। तो अब अपन करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। वो ये प्रूव करेंगे कि रेप्लिकेशन कैसा होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट था एक उसमें था बेटा मेसेल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट। इन्होंने
1958 में एक्सपेरिमेंट किया इकोलाई पर। इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई इज अ बैक्टीरिया, इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप। ये इन्होंने प्रूव कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट से। तो फर्स्ट, अब देखो इसका क्वेश्चन क्या आता है कि फर्स्ट टाइम डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये प्रूव किसने किया? तो मेसेल्सन और स्टाल ने 1958 में इकोलाई पर एक्सपेरिमेंट करके ये कार्य किया, राइट? मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल। इसके बाद सेकंड टेलर, इसने भी ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। ये कार्य भी 1958 में किया गया था, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट वीसिया फेबा पर किया, जो कि एक बीन प्लांट है, करेक्ट? ये दो एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में क्रेन्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने रेप्लिकेशन फॉर्क की स्टडी की, इसका ऑब्जर्वेशन किया, और इन्होंने भी ये बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। और अब एनसीईआरटी का स्टेटमेंट कि वाटसन क्रिक का जो मॉडल है ना, वो भी उसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग है। कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग है, आपने इतना तो पढ़ा है ना। वो भी एक तरह से प्रूफ है किसका, कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में छुपी हुई लाइन है, ध्यान रखना। वाटसन क्रिक का मॉडल भी खुद इस बात का एविडेंस है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। वो क्यों है इस बात का एविडेंस? क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग का जिक्र है। कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग जानते हो ना, एडेनिन बाइंड विद थाइमिन, ग्वानिन बाइंड विद साइटोसिन, साइटोसिन बाइंड विद ग्वानिन एंड थाइमिन बाइंड विद एडेनिन। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी इस बात का प्रूफ है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन बेस, राइट? क्रेन्स का एक्सपेरिमेंट, टेलर और मेसेल्सन स्टाल। आपकी एनसीईआरटी में इन तीनों का जिक्र है, ये मैंने आपको एक और बताया है। अब थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन आया कि फर्स्ट टाइम ये किसने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है? फर्स्ट टाइम किसने प्रूव किया? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फर्स्ट टाइम किसने एविडेंस दिया था? तो इसमें आपको जो क्रेज देना है वो मेसेल्सन और स्टाल को देना है। इसका करेक्ट जवाब क्या है? मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट ही वो था जिसने फर्स्ट टाइम ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, बिफोर टेलर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम ये किसने प्रूव किया प्रोकैरियोट्स के अंदर कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है, तो भी यही जवाब रहेगा, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया, और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यही राइट आंसर जाएगा, राइट? दोनों सवाल समझ आए। लेकिन अब तीसरा सवाल देखिए कि फर्स्ट टाइम यूकैरियोट्स के अंदर किसने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है? दिस टाइम यूकैरियोट्स वर्ड दे रहा है, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है। मेसेल्सन स्टाल ने फर्स्ट टाइम दिया था, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन आए, कोई प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं लिखा, तब भी इन्हीं को क्रेज जाएगा। प्रोकैरियोट्स का आए तो भी इन्हीं को क्रेज जाएगा। लेकिन यूकैरियोट्स की बात आ गई तो टेलर का ऑप्शन होगा, यानी वीसिया फेबा इज यूकैरियोटिक। यानी क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि फर्स्ट टाइम
यूकैरियोटिक सेल के अंदर, है ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन का एविडेंस किसने दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इसका ये जो क्रेज जाएगा वो टेलर को जाएगा। किसको जाएगा? टेलर। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इसमें आपकी मेसेल्सन स्टार की स्टडी को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है ना, और हम टेलर की स्टडी भी आपको बताएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में है ये। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं मेसेल्सन एंड स्टार का एक्सपेरिमेंट। क्या था ये एक्सपेरिमेंट? तो इन एक्सपेरिमेंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बच्चे इसे बहुत ही अच्छे से करेंगे हम लोग और होपफुली आपको समझ आ जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेसेल्सन और स्टार का एक्सपेरिमेंट 1958 एंड एक्सपेरिमेंट ऑन इकोलाई। ठीक है, इसको करते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया, एक इकोलाई सेल ली, यानी बैक्टीरिया की सेल ली। ठीक है, ध्यान से समझना, इकोलाई को लिया इन्होंने और अब इसने इस इकोलाई को NH4Cl मीडियम में ग्रो कराया। इस मीडियम में इस इकोलाई की क्या करवाई? ग्रोथ करवाई। लेकिन यहां जो नाइट्रोजन था वो हैवी आइसोटॉप था। नाइट्रोजन के दो आइसोटॉप होते हैं। N40 ये लाइट है, N50 ये हैवी आइसोटॉप और ये लाइट आइसोटॉप। N40 लाइट, N50 हैवी। ध्यान रखना है बच्चों एक बात, तो ये जो मैंने आपको बताई है, एक और ध्यान रखो कि जो नॉर्मल डीएनए होता है उसमें जो वो N14 टाइप का होता है, मतलब वो लाइट होता है। तो अगर कोई सीधी सेल की लिखा हुआ है, नॉर्मल सेल दिया हुआ है, नॉर्मल डीएनए दिया हुआ है, तो उसका जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो नाइट्रोजन बेसिस में जो नाइट्रोजन की अमाउंट है या जो नाइट्रोजन है वो लाइट आइसोटॉप वाला है, मतलब N14 टाइप वाला है वो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मल का। और हैवी आइसोटॉप का मतलब N15 वाला है, राइट? समझ आ गया? तो अब देखो, इन्होंने इकोलाई को NH4Cl में ग्रो करवाया और यहां पर ये हैवी वाला, हैवी आइसोटॉप है, N15 हैवी आइसोटॉप है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रेडियो एक्टिव स्टेनिंग नहीं है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस मीडियम में इन्होंने इकोलाई की ग्रो करवाया मीडियम के अंदर लंबे समय तक। तो लंबे समय तक ग्रो कराया तो इकोलाई का जो डीएनए था या जो जीनोम था, इसका जो जीनोम है वो हैवी N15 टाइप का हो गया। करेक्ट बच्चों? यानी इस चीज को यो समझिए कि पहले ये नॉर्मल इकोलाई था तो इसका डीएनए N14 टाइप का था, लेकिन जब इसकी ग्रोथ लंबे समय तक N15 मीडियम में हुई तो इसका जीनोम कैसा हो गया? N15 टाइप का हो गया। ये बात समझ आ गई आपको? पहला स्टेप समझ आया? क्या किया इन्होंने? इकोलाई की नॉर्मल सेल को NH4Cl के मीडियम में लॉन्ग टाइम तक ग्रो करवाया। यहाँ जो नाइट्रोजन था वो हैवी आइसोटॉप वाला था। चूंकि लंबे समय तक ग्रो कराया और कोई एक्सटर्नल मीडियम था नहीं, तो इसलिए इसका जो जीनोम है वो हैवी आइसोटॉप वाला हो गया। अब बात सुनिए, मैंने कहा था ये रेडियो एक्टिव स्टेनिंग नहीं है। अगर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता तो हम ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसकी इमेज बना सकते थे, लेकिन ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है, इसलिए हमें लाइट और हैवी में डिफरेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक भी लेनी पड़ेगी। यानी इन्होंने दूसरे मेथड में क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज किया।
अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो क्या होता है बेटा, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पर मटेरियल सेपरेट हो जाते हैं, राइट। किसके बेस पर? डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पर। तो क्या होगा बच्चों कि अगर हैवी डीएनए है तो वो हमें नीचे मिलेगा, यहां पर ये हैवी डीएनए मिलेगा, यहां पर लाइट है तो वो हमें ऊपर मिलेगा, और मीडियम है तो वो हमें बीच में मिलेगा। अब लाइट डीएनए का मतलब कि दोनों स्ट्रैंड N14 N14 वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हैवी डीएनए का मतलब दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हैं, और मीडियम का मतलब कि एक स्ट्रैंड N14 वाला है और एक N15 वाला है। इस तरह से बात क्लियर हुई, समझ आ गया? तो यानी सेपरेशन के लिए इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये किसके लिए यूज किया? फॉर डीएनए सेपरेशन, ठीक है। और पहले स्टेप में इन्होंने इकोलाई के डीएनए को क्या बना लिया है? हैवी डीएनए बना लिया है। बताइए ना बच्चों, दोनों बातें समझ आ गई? इन्होंने इकोलाई के डीएनए को हैवी डीएनए बना लिया, राइट। उसे सेपरेट कर लिया है किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन से। यानी इस डीएनए को इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर लिया है। यहां पर ये हैवी डीएनए आ गया है। हैवी डीएनए मतलब N15 का डीएनए हमारे पास आ चुका है यहां पर, राइट। इन्होंने जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उनको लाइट बैंड नहीं मिला, इसका मतलब सारा डीएनए क्या है? हैवी है, करेक्ट। समझ आ गया यहां तक? ओके। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो इनका सोर्स तैयार हो गया है एक्सपेरिमेंट में। क्या सोर्स तैयार हो गया? इनके पास हैवी डीएनए आ गया है, और सेपरेशन करने की टेक्निक इनकी क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। अब ये क्या करने जा रहे हैं उसको देखिएगा, और ये वाली बातें सारी माइंड में रखिएगा पढ़ने से पहले। नॉर्मल डीएनए कभी भी आ जाए तो वो N14 है। हैवी आइसोटोप का मतलब हैवी आइसोटोप क्या है? N15। तो हैवी डीएनए N15 वाला होगा और नॉर्मल डीएनए N14 वाला होगा, करेक्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट के स्टेप देखते हैं और कैसे इन्होंने प्रूव किया उसको देखते हैं। इन्होंने क्या किया? हैवी डीएनए वाली सेल ली, हैवी डीएनए मतलब N15, ये इकोलाई की सेल है, और इस सेल में हैवी डीएनए N15 आइसोटोप वाला डीएनए जो इन्होंने तैयार किया था, अभी बताया था ना मैंने। अब क्या कर रहे हैं ये? इसे NH4Cl मीडियम में ग्रो करवा रहे हैं, लेकिन यहां इस बार N14 है। N14 मतलब लाइट डीएनए है इस बार, लाइट मीडियम है इस बार। N14 वाला मीडियम है, N15 वाला मीडियम नहीं है। तो इसको इन्होंने ग्रो करवाया इसमें, इस मीडियम में, और इन्होंने 20 मिनट बाद ऑब्जर्वेशन किया। 20 मिनट बाद ऑब्जर्वेशन। अब ये 20 मिनट का क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझ लीजिए। इकोलाई जो है बेटा, इसका जो डबलिंग टाइम है, डबलिंग बोले तो डिवीजन टाइम है, वो 20 मिनट है। यानी इकोलाई की एक सेल 20 मिनट के बाद डिवीजन कर लेती है और वो डबल हो जाती है। 20 मिनट का टाइम लगता है इकोलाई को अपना डिवीजन पूरा करने में, और डिवीजन होगा तभी रेप्लिकेशन होगा। अभी तो बताया ना मैंने, रेप्लिकेशन कब होता है? डिवीजन के समय तो होता है। तो यानी इन्होंने एक डिवीजन के बाद ऑब्जर्वेशन किया, या ये बोलिए कि एक जनरेशन के बाद ऑब्जर्वेशन किया। आफ्टर 20 मिनट बोलो, आफ्टर 1 डिवीजन बोलो, या आफ्टर 1 जनरेशन बोलो। इसके बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। तो क्या ऑब्जर्वेशन किया कि इन्हें, अब देखो ये नॉर्मल डीएनए हैवी डीएनए था, तो जब N15 और N15 दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग होंगे, और फिर नया डीएनए बनेगा। ये नया डीएनए कौन सा है? N14 का,
क्यों? क्योंकि मीडियम कौन सा है? N14 का। बच्चों जो मीडियम होगा वही तो नया मटेरियल बनाएगा, तो अब जो नाइट्रोजन कंटेंट आएगा वो N14 का आएगा ना, क्योंकि मीडियम कौन सा है? N14 है। और पहले हमारा डीएनए क्या था? N15 था। समझ आ गया? तो अब जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इनको जो बैंड थे वो ना ही तो नीचे मिले ना ही ऊपर, मतलब ना ही हैवी डीएनए था ना ही लाइट डीएनए। इनको जो बैंड मिला वो बीच में मिला। और अभी मैंने बताया था कि बीच में जो होगा वो क्या होगा? मीडियम डीएनए होगा। मीडियम मतलब N15 और N14 वाला, यानी एक स्ट्रैंड 15 का होगा और एक स्ट्रैंड N14 वाला होगा, राइट? तो ये इनको 100% ऐसे ही डीएनए मिले थे, जितने भी थे वो ऐसे मिले थे। अब 100% मीडियम बनना ही अपने आप में क्या है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। पूछो कैसे? मान लेते हैं कि ये कंजर्वेटिव होता तो क्या होता? कंजर्वेटिव होता तो क्या होता? पहले सेमी कंजर्वेटिव देख लो कैसे। ये पेरेंट ये नया, ये पेरेंट ये नया। जब एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है तो कैसा रेप्लिकेशन होता है? सेमी कंजर्वेटिव। और यही कारण है कि सब मीडियम मिले थे। लेकिन अगर कंजर्वेटिव होता तो क्या होता? इफ कंजर्वेटिव, इफ कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव होता तो क्या होता कि हमारे पास डीएनए कौन सा था? N15 वाला। यही था ना हमारे पास N15 वाला। मीडियम कौन सा है? N14 वाला मीडियम है, मीडियम N14 वाला है। तो क्या होता? रेप्लिकेशन के बाद हमें इस तरह से मिलते डीएनए। ये N14 वाले अलग होते, N15 वाले अलग होते। यही होता है ना कंजर्वेटिव, पेरेंट पेरेंट अलग हो जाता है, नया अलग हो जाता है। अभी बताया ना मैंने, तो इस तरह का रेप्लिकेशन क्या होता है? कंजर्वेटिव। तो अब अगर मैं इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करता तो क्या होता? N15 मतलब एक नीचे बैंड मिलता, N14 यानी एक ऊपर बैंड मिलता, यानी 50% हैवी और 50% लाइट। अगर इस तरह का रिजल्ट मिलता तो मैं ये कहता कि ये रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव है। लेकिन क्या इस तरह का रिजल्ट मिला? नहीं। हमें रिजल्ट क्या मिला? 100% मीडियम मिला। इसका मतलब रेप्लिकेशन क्या है? सेमी कंजर्वेटिव है। इज इट क्लियर? तो कंजर्वेटिव वाला भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अभी रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रूव हुआ, लेकिन इन्होंने यही नहीं रोका अपना एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इस सेल को, ये सेल भी तो है डीएनए, इन्होंने इस सेल को फिर आगे कंटिन्यू NH4Cl यानी N14 मीडियम में ग्रो करवाया और 40 मिनट बाद इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन किया। कितने मिनट बाद? 40 मिनट। एक्सपेरिमेंट अलग अलग स्टेप में चल रहे थे। एक 20 मिनट का ऑब्जर्वेशन था और एक 40 मिनट का ऑब्जर्वेशन। 40 मिनट का ऑब्जर्वेशन मतलब इस बार इन्होंने आफ्टर 2 डिवीजन ये ऑब्जर्वेशन किया है। तो क्या रिजल्ट मिला देखिएगा 40 मिनट बाद। अब समझिए कि 20 मिनट बाद ये सीन है तो 40 मिनट बाद क्या सीन होगा। देखिए अभी ये 2 डीएनए है ना हमारे पास, 2 डीएनए। तो अब इनको आप अलग अलग करेंगे। देखो पहले इस डीएनए को अलग अलग करो, N15 और N14 ये सेपरेट हो गया। इसी तरह इसको करिए, N15 N14 यानी दोनों डीएनए सेपरेट कर दिए। अब नया डीएनए बनाएंगे। नया डीएनए किससे आएगा? मीडियम से आएगा। मीडियम क्या है? N14 है। तो देखिए नया डीएनए N14 आएगा, यहां भी नया डीएनए N14 आएगा, यहां भी नया डीएनए N14 आएगा, यहां भी नया डीएनए N14 आएगा। यानी 40 मिनट बाद इनको क्या रिजल्ट मिला कि 2 मीडियम, ये भी मीडियम है, ये भी मीडियम है और 2 लाइट। यानी सेंट्रीफ्यूगेशन अगर करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, लाइट और मीडियम। अब ये बैंड का साइज देखो, कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बेंडिंग का साइज भी होता है।
अब देखो दोनों का साइज बराबर लेना है, बेंड की थिकनेस बराबर लेनी है। इसका मतलब 50% लाइट और 50% मीडियम, राइट। तो अब पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आफ्टर 20 मिनट क्या रिजल्ट होगा? 100% मीडियम। आफ्टर 1 डिवीजन क्या होगा? 100% मीडियम। आफ्टर 40 मिनट, आफ्टर 2 डिवीजन क्या होगा? 50-50%, करेक्ट। इस तरह से, और बेंडिंग के साइज के बेस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो इसके बाद इन्होंने, अब इनका तीसरा एक्सपेरिमेंट और चल रहा था। पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऑब्जर्वेशन कितनी मिनट बाद किया? 20 मिनट बाद। उसका ये रिजल्ट है, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट कितनी मिनट बाद किया? 40 मिनट बाद। उसका ये रिजल्ट है दूसरे का। अब इसी तरह इनका तीसरा एक्सपेरिमेंट, उसमें इन्होंने आफ्टर 80 मिनट, सॉरी 60 मिनट का मतलब आफ्टर 3 डिवीजन, इन्होंने 20 मिनट में एक डिवीजन होता है, तो 60 मिनट में कितने डिवीजन हो गए? 3। तो 3 डिवीजन के बाद इन्होंने रिजल्ट देखा। तो वो रिजल्ट इसी के आधार पर होगा ना। 20 मिनट बाद सेल ऐसी थी, 40 मिनट बाद डीएनए इतना हो गया, डीएनए तो डबल होगा ना हर डिवीजन में। तो अब देखिए कि 60 मिनट बाद क्या होगा। तो हालांकि इसको मैं सीधा कैलकुलेशन बता देता हूं। अलग करोगे तो n15 अलग होगा, इसके साथ n14 ही बनेगा भविष्य में, इसके साथ भी भविष्य में n14 जुड़ेगा, तो मीडियम 2 बन जाएंगे। ये वाला भी एक मीडियम बनाएगा, ये वाला भी एक मीडियम बनाएगा, यानी 2 तो मीडियम डीएनए हो जाएंगे, राइट। अब ये भी लाइट बनाएगा, ये लाइट बनाएगा, 2 लाइट, 3 4 5 6 लाइट बन जाएंगे। और ग्रोथ क्योंकि किस मीडियम में हो रही थी? N14 मीडियम में ग्रोथ हो रही है। बेटा एक डिवीजन में 1 से 2 डीएनए बन गए, 2 में कितने? 2 डिवीजन में क्या बने? 2 से 4। अब 4 से कितने डीएनए बनेंगे? 8 डीएनए बनेंगे। 8 में 2 मीडियम और 6 लाइट बनेंगे। 2 मीडियम कौन कौन से बनेंगे? ये वाला भी मीडियम बनाएगा, ये वाला भी मीडियम बनाएगा, लेकिन ये बाकी सारे क्या बनाएंगे? लाइट बनाएंगे। तो 6 लाइट और 2 मीडियम। और इसका अगर सेंट्रिक ड्यूरेशन लेंगे तो इस तरह से आपको बैंड दिखाना है। इस बार लाइट का जो है वो डीएनए का बैंड थोड़ा मोटा करोगे और मीडियम डीएनए का बैंड छोटा करोगे, इस तरह से। तो 75% लाइट डीएनए हो गए और 25% मीडियम डीएनए हो गए। ये इनका थर्ड रिजल्ट है, तीसरा रिजल्ट है इनका। तो ऐसे अलग अलग पूछा जाएगा। फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट बताओ 100% मीडियम, सेकंड जनरेशन का बताओ 50-50, थर्ड जनरेशन का बताओ 75-25, इस तरह से आपको देखना है। अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पुट अप किया है कि 80 मिनट बाद क्या होगा? 80 मिनट का बताइए आप, 80 मिनट के बाद क्या होगा? तो आफ्टर 80 मिनट, 80 मिनट का मतलब कितने डिवीजन हो गए? 4 डिवीजन हो गए, और मीडियम वही है N14 मीडियम। तो अब देखो बेटा कि 8 से कितने डीएनए बनेंगे? 16 बनेंगे, लेकिन ये जो 2 मीडियम है इनमें N15 है ना, तो वो N15 तो 2 है, तो 2 मीडियम रहेंगे ही रहेंगे, यानी 2 रहेंगे मीडियम। और पीछे कितने होंगे बच्चे? 6 2 8 ना, 8 से 16 बनेंगे, तो आपके कितने होंगे? 14 लाइट, ठीक है। अब आपको इसका सेंट्रिक ड्यूरेशन लेना है तो इस तरह से लेना होगा। लाइट वाला बैंड बहुत बड़ा कर देंगे आप लोग, और मीडियम का बैंड छोटा सा होगा, यानी लाइट डीएनए, और ये मीडियम लगभग 12.5% है ना, और लाइट आपका हो गया कितना हो जाएगा? पीछे कितना बच गया आपका? 87.5, ठीक है ना। गणित कमजोर है थोड़ी, करेक्ट। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है ना। एक डिवीजन में से 2 डीएनए बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखिए बार बार ये रिजल्ट जो आ रहा है, ये रिजल्ट इसी बात का संकेत है कि रेप्लिकेशन क्या हो रहा है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन जो एक्सपेरिमेंट है वो समझ आया है, और क्वेश्चनिंग आए तो आपको पूरा ध्यान रखना है। तुरंत आप जो है
जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी अकॉर्डिंग डीएनए बना लीजिए, जिस मीडियम में है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है इसका मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसको एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक नॉर्मल इकोलाई सेल को ग्रो कराया गया है N15 मीडियम में, तो आफ्टर 40 मिनट व्हाट इज रेशियो ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। 40 मिनट के बाद पूछ रहा है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, आप नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल का मतलब N14 डीएनए है, नॉर्मल वाला लाइट ही होता है N14, ठीक है। मीडियम कौन सा है? N15। चलिए N15 मीडियम है। कितनी मिनट बाद बोल रहा है? 40 मिनट बाद। मतलब डिवीजन कितने हो जाएंगे? 2 डिवीजन हो जाएंगे। पहले देखो इसको अलग करिए आप, N14 N14 दोनों अलग होंगे, ठीक है, दोनों को अलग करो। नया डीएनए किसका बनेगा? N15 का, जो मीडियम होता है उसी का नया बनता है। चलिए नया बनाइए N15 राइट, है ना। तो ये तो हो गया 20 मिनट, एक डिवीजन का है, ये तो 20 मिनट का रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? 40 मिनट का। अब 40 मिनट का देखिए, ठीक है, 40 मिनट में अब क्या होगा? देखो बच्चे, ये मीडियम है, देखो 100% मीडियम 20 मिनट का रिजल्ट आ गया ना वही। अब देखो 40 मिनट के बाद क्या होगा? इसको सेपरेट कर लीजिए, ये N14, ये N15, और इधर दूसरे का भी N14 में सेपरेट कर देता हूं इसका, और दोनों के N15 को मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं। दोनों मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए। नया कहां से बनेगा? जो मीडियम है उसी का नया बनेगा, यानी नया ये बनेगा, देखो N15 N15 N15। नाउ द रिजल्ट इज, रिजल्ट देखो, हैवी कितने हैं? 2, और मीडियम कितने? 2। हैवी 2, मीडियम 2, यानी 50-50%, 50% हैवी, 50% मीडियम, और ये जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है बच्चों, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मीडियम कौन सा है और पहले डीएनए कौन सा है, तो ये चीज देखिए। दूसरा रिजल्ट यही रहेगा, पहली जनरेशन का 100%, दूसरी जनरेशन का 50-50, तीसरी जनरेशन का 75-25, और फोर्थ जनरेशन का 87.5 और 12.5, राइट। इस तरह से आपको ये देखना है। तो क्वेश्चन समझ आया? ठीक। तो ये था बच्चों मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद में एक टेलर का एक्सपेरिमेंट है, वो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए टेलर का एक्सपेरिमेंट भी बताते हैं आपको। टेलर का एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? उसने विसिया फेबा पे किया था ना, 1958। अब टेलर ने क्या किया? इसने 3H थाइमिडिन, 3H थाइमिडिन या इस रेडियो आइसोटॉप को इसने यूज किया, और इसने डीएनए के जो थाइमिन जो है उसको रेडियो लेवलिंग, इसकी रेडियो लेवलिंग, ठीक है ना, इससे। तो ये डिफरेंस है, उसने रेडियो आइसोटॉप यूज नहीं किया था, इसने रेडियो आइसोटॉप यूज किया। और फिर इसने डीएनए के ऑब्जर्वेशन के लिए इसने सेंट्रीफ्यूगेशन यूज नहीं किया, इसने ऑटो रेडियोग्राफी यूज की। ऑटो रेडियोग्राफी कौन सी टेक्निक यूज की? ऑटो रेडियोग्राफी, यानी जो रेडियो लेवल सब्सटेंस होता है उसको हम पिक्चराइज कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से, करेक्ट। उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसने थाइमिन को रेडियो लेवल किया है। किसको रेडियो लेवल किया है? थाइमिन, 1s3 से, राइट। और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने अपना रिजल्ट दिया। तो इन्होंने क्या किया? सेम वही है जैसे इन्होंने नॉर्मल डीएनए लिया, ये नॉर्मल डीएनए, अब इन्होंने इसको रेडियो आइसोटॉप
से ट्रीट किया है और किसको रेडियो लेबल किया है इन्होंने? थायमिन। किसको रेडियो लेबल किया है? थायमिन। तो चलिए अब आप इसको क्या करो, थायमिन, इसके सपोज करते हैं इसका ये थायमिन, ठीक है, तो थायमिन को रेडियो लेबल कर देते हैं, ठीक है ना, और इसमें सपोज कर लेते हैं अपन कि यहाँ पर थायमिन है ना, तो दोनों के थायमिन को रेडियो लेबल कर देते, तो ये रेडियो लेबल डीएनए हो गया हमारा, ठीक है। अब इसने इस रेडियो लेबल डीएनए को नॉर्मल मीडियम में ग्रोथ करवाया। इसकी ग्रोथ किसमें करवाई? इस सेल की, रेडियो लेबल वाली सेल की ग्रोथ नॉर्मल मीडियम में करवाई। किसमें करवाई? नॉर्मल मीडियम में। तो रिजल्ट क्या होगा बच्चों कि देखो इधर देखो, ऊपर वाला रेडियो लेबल है, ये रेडियो लेबल है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग तरह के, ये भी क्या है? रेडियो लेबल है, ये पेरेंट स्ट्रैंड अलग हो गए देखो दोनों। लेकिन जो नया डीएनए बनेगा वो तो मीडियम के अकॉर्डिंग बनेगा। मीडियम क्या है? नॉर्मल है, मीडियम रेडियो लेबल नहीं है, तो फिर ये नया डीएनए बनेगा इस तरह से, राइट। अब ये क्वेश्चन दो तरीके, ये नया डीएनए, नया स्ट्रैंड है, अब ये दो डीएनए मॉलिक्यूल हो गए, एक ये मॉलिक्यूल हो गया और एक ये मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? वो दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ रेडियो लेबल डीएनए कितने हैं, रेडियो लेबल डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं। अब डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं? दो, लेकिन रेडियो लेबल तो दोनों ही हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा 100% रेडियो लेबल। लेकिन वो ये पूछेगा कि डीएनए स्ट्रैंड, हाउ मेनी डीएनए स्ट्रैंड रेडियो लेबल, हाउ मेनी डीएनए स्ट्रैंड रेडियो लेबल। अब डीएनए स्ट्रैंड पूछ रहा है, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा। तो देखिए ये रेडियो लेबल है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, मतलब क्या हुआ कि 50% रेडियो लेबल है और 50% नॉर्मल स्ट्रैंड है। ये स्ट्रैंड का क्वेश्चन है, करेक्ट। तो इस तरह से ये भी तो सेमी कंजर्वेटिव ही बात हुई ना, करेक्ट। तो ये टेलर का एक्सपेरिमेंट था जिसमें इसने रेडियो लेबलिंग टेक्निक को यूज किया, ठीक है ना, और किसको रेडियो लेबल किया था? थायमिन को, समझ गए। तो इस तरह से ये दो तरह की लैंग्वेज आ सकती है बच्चों, ये ध्यान रखना। डीएनए मॉलिक्यूल पूछे तब तो ये पूरा मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, चाहिए एक स्ट्रैंड रेडियो लेबल है वो रेडियो लेबल ही माना जाएगा पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और स्ट्रैंड का आ जाए तब फिर आपको स्ट्रैंड काउंट करके रिजल्ट देना है। क्या काउंट करके? स्ट्रैंड, यानी टोटल कितने स्ट्रैंड थे? 4 हो गए ना, 1 2 3 4, तो 2 स्ट्रैंड रेडियो लेबल हो गए और 2 स्ट्रैंड नॉर्मल हो गए। बात क्लियर हुई? तो ये टेलर का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? तो आपके ये एनसीईआरटी में 2 एक्सपेरिमेंट थे, दोनों मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है, और होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। नोट्स में दे दूंगा, अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। थैंक यू वेरी मच।